हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। पिछली क्लास में हम कॉम्प्लेक्स के बेसिक्स पढ़ लिए थे, कॉन्जुगेट, मॉडुलस, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। पीछे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन के लिए प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और देन मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, तब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, एडिशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर की आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई जा रही है। उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? देखिए यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है, अगर आप किसी दो कॉम्प्लेक्स, इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर आपको बताया गया है z इक्वल टू क्या होता है? a प्लस आई बी। इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? a प्लस आई बी। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रहनी चाहिए कि z इक्वल टू a प्लस आई बी होता है। अब आपकी पहली प्रॉपर्टी जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। तो सपोज करिए आपका एक z1 a1 प्लस आई बी वन है एंड एक आपका z2 है a2 प्लस आई बी टू, ये है, ठीक। अब देखिए, ये जो हमने z1 और z2 लिखा है वो बिल्कुल यही फॉर्मेट है। जी हाँ, यही है। और z1 है तो हर जगह a1 और b1 है, और z2 है तो हर जगह a2 और b2 है, ठीक। चलिए, अब ये दो जो टर्म आपको z1 और z2 दिख रहे हैं, इन्हीं से सारी प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी। कैसे? अब वो समझते हैं। z1 क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर और एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं तो z1 और z2 को ऐड करते हैं तो एडिशन कैसे होगा? देखिए, आप करते हैं z1 प्लस z2, तो आप क्या करेंगे? z1 की जगह पे z1 की वैल्यू, z2 की जगह पे z2 की वैल्यू रख के ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करना है वो यहाँ पे साइड में सीखते हैं। देखिए, a1 प्लस आई बी वन प्लस a2 प्लस आई बी टू होगा। अब रियल को रियल के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करते हैं, और हमेशा फॉर्मेट क्या बनाते हैं? a प्लस आई बी। चलिए, यहाँ पे रियल क्या है? a1 और a2, तो a1 प्लस a2 एक साथ आ जाएगा और प्लस आई b1 और आई b2 में से i कॉमन है, i को कॉमन करेंगे और b1 प्लस b2 हो जाएगा, b1 प्लस b2। अब ध्यान से देखिए, a प्लस आई बी फॉर्मेट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। ये पूरा आप a सपोज करिए प्लस i और ये पूरा b सपोज करिए, तो a प्लस आई बी फॉर्मेट बन गया आपका। तो यही होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जब आप z1 प्लस z2 करेंगे तो आपका निकल के क्या आने वाला है? a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। आई होप आपको क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या होता है कॉम्यूटेटिव लॉ? कॉम्यूटेटिव लॉ, देखिए, एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होगा? z1 प्लस z2 इक्वल टू z2 प्लस z1। ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। आप चाहें तो इसको निकाल के देख सकते हैं। आप z1 प्लस z2 निकालिए, जो कि यहाँ निकाला गया तो ये आया है। वैसे ही आप z2 प्लस z1 निकालिए तो भी दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। यही कहलाता है आपका कॉम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में तीन टर्म आते हैं, ये ध्यान रहे, z1, z2, z3, ठीक। क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? z1 प्लस z2 प्लस z3। अगर ये गिवन है, ये है, तो ये इक्वल किसके हो सकता है? हम लिख क्या सकते हैं? z1 प्लस विद इन ब्रैकेट z2 प्लस z3। बस ब्रैकेट का फर्क है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको निकालते हैं, ये वैल्यू निकालते हैं और ये वैल्यू निकालते हैं, तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये आपका क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ, ठीक। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? z1 प्लस z2 को ऐड करके फिर उसके साथ z3 को ऐड करते हैं तो वो वैल्यू इक्वल होगी z1 प्लस
Z2 प्लस Z3, मतलब पहले आप Z2 प्लस Z3 को ऐड करिए और फिर उसके साथ Z1 को ऐड कर लीजिए, तो ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। अब जो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेन यहाँ पे समझना है, तीन ये बहुत ही इजी होते हैं, जो समझने वाली चीजें हैं वो ये है। आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी की मीनिंग तो हर किसी को पता होती है, आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब ये है कि कोई भी चीज ऐसी जिसके साथ आप किसी को प्लस करें, माइनस करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, तो उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी की मीनिंग ही यही होती है कि उसकी आइडेंटिटी बनी रहनी चाहिए, चाहे आप उस पर कोई भी लॉ अप्लाई कर दीजिए या फिर कोई भी प्लस माइनस लगा दीजिए। समझ में आया? जैसे एक पर्सन की आइडेंटिटी होती है, वैसे यहाँ पे नंबर्स की आइडेंटिटी होती है जो चेंज नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, मतलब एडिशन के लिए हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। अब ये बात हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा आप लोग, सिर्फ ये कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए नहीं, आप जब भी ये प्रॉपर्टी किसी भी चैप्टर में पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। देखिए अगर हम लिखते हैं z प्लस 0 इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, z आएगी। मतलब अगर हमने z में 0 को ऐड किया है तो z पर कोई फर्क नहीं पड़ा, z अपनी आइडेंटिटी बनाए हुए है। ऐसे ही अब 0 प्लस z लिखें तो भी वैल्यू क्या आएगी, z आएगी। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है, पढ़ा है आपने ऊपर। तो यही होता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। और आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, ये 0 है। 0 क्या है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। समझ में आया? तो याद रहेगा 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होता है ये समझते हैं। अब ये इनवर्स का मतलब ये है कि एडिशन के लिए इनवर्स पढ़ रहे हैं तो एडिशन का इनवर्स सब्सट्रैक्शन होगा। अब कहने का मतलब ये है कि आप ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी जब भी सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी डिजिट ले रहे हैं उसका इन्वर्स ले रहे हैं, एडिटिव इन्वर्स ले रहे हैं, तो वो सॉल्व होने के बाद हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए। क्या हमने बोला, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जब भी आप एडिटिव इन्वर्स की बात करते हैं, आपने एडिटिव इन्वर्स निकाला है तो वो सॉल्व करने के बाद हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए। ठीक, अब इसको हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज करिए हमने एक z लिया, z का साइन यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि एडिटिव की बात हो रही है तो प्लस तो रहेगा ही रहेगा। अब इस z का इन्वर्स क्या होगा, ये प्लस z है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस z होगा। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और z माइनस z क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए 0 ही तो आपका एडिटिव आइडेंटिटी था और हमने अभी बोला कि एडिटिव इन्वर्स सॉल्व करने के बाद हमेशा आइडेंटिटी ही मिलना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी मिलना चाहिए। आपका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, इसका मतलब कि z का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा, माइनस z होगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे आप माइनस z लेते हैं और एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं तो अब माइनस z का इन्वर्स क्या होगा, प्लस z होगा। अब इनको सॉल्व करेंगे तो भी आपकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, मतलब तब भी आपका एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जा रहा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। प्लस के लिए एडिटिव इन्वर्स माइनस होगा, माइनस के लिए प्लस होगा, मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड होगा और डिवाइड के लिए मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो आई होप ये जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको बताई गई हैं इतनी अभी तक में क्लियर हो गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए देखते हैं आपकी अगली प्रॉपर्टी किस पे है, मल्टीप्लिकेशन पे है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, अभी तक आपने एडिशन के लिए पढ़ा है और अब किसके लिए पढ़ने वाले हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। सेम वही आपको हेडिंग दिख रही होगी, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स,
सेम यही हेडिंग आपको दिख रही है जो एडिशन में थी, बिल्कुल वही होगी, लेकिन वो एडिशन के लिए थी और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है। चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लोजर प्रॉपर्टी? आपने अभी जब पीछे एडिशन के लिए पढ़ा था तो Z1 प्लस Z2 इक्वल टू आपने निकाला था A1 प्लस A2 प्लस आयोटा B1 प्लस B2, मतलब रियल रियल के साथ ऐड हुआ था और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड हुआ था। अब यहाँ देखते हैं कि क्या नया होने वाला है। आप सपोज करिए आपका Z1 है A1 प्लस आयोटा B1 एंड आपका Z2 है A2 प्लस आयोटा B2। ठीक, अब आपको क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है तो Z1 इंटू Z2, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन इसलिए इंटू Z1 इंटू Z2। क्या आएगा Z1 इंटू Z2? तो सबसे आपको Z1 को लिखना है Z1 की जगह पे, Z2 को लिखना है Z2 की जगह पे और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आप चेक करिए कि क्या आ रहा है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है वो भी सीखते हैं। देखिए Z1 इंटू Z2, A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा B2, ये होगा। मल्टीप्लाई करते हैं, A1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ क्या हो जाएगा? A1 इंटू A2। आगे A1 का मल्टीप्लाई I B1 के साथ, तो A1 इंटू I B2, सॉरी B2 है, और ऐसे ही I B2 का B1 का मल्टीप्लाई A2 के साथ, तो I B1 इंटू A2, और लास्ट है I B1 का मल्टीप्लाई I B2 के साथ, तो I का मल्टीप्लाई I स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। हम यहाँ लिखते हैं पहले I स्क्वायर और B1 इंटू B2, ये होगा। अब इसी को थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, रियल को रियल के साथ करते हैं और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। यहाँ I स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी और आप लिखेंगे क्या? A1 इंटू A2, और यहाँ पे I स्क्वायर की जगह पे क्या पुट करेंगे? -1, तो मतलब प्लस माइनस माइनस होगा क्या? माइनस B1 इंटू B2, और इन दोनों टर्म में आपको आयोटा दिख रहा है, आयोटा को कॉमन कर लीजिए। आयोटा को कॉमन करने के बाद बचेगा क्या? A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक, अब ध्यान से देखिए, आपका A प्लस आयोटा B फॉर्मेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्मेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि Z1 इंटू Z2 क्या आया है? A1 इंटू A2 माइनस B1 इंटू B2 प्लस आयोटा, ब्रैकेट में क्या है? A1 B2 प्लस A2 B1, है ना? A2 B1 ये आया है। ये थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। अब देखिए, ये हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जैसे एडिशन में था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में होगा। Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1, ये आपका क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, अच्छा, अगर आपको इसको चेक करना है कि Z1 इंटू Z2 की वैल्यू कैसे Z2 इंटू Z1 की इक्वल हो जा रही है, तो आप बिल्कुल जस्ट ऊपर वाला प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं। आप Z1 इंटू Z2 निकाले हैं जैसे यहाँ पे, आप वैसे ही Z2 इंटू Z1 निकाल लीजिए। आप देखेंगे कि दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक, नेक्स्ट क्या है? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ जैसे एडिशन में वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में। Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। समझ आया? ये क्या होती है? एसोसिएटिव लॉ। ये क्या है आपका? एसोसिएटिव लॉ। समझ आया? अब Z1 Z2 Z3 यहाँ पे अगर आपको पुट करना है तो क्या रखेंगे? A3 प्लस आयोटा B3 रख के क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी होती है। आगे
एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर से कहानी वही है जो एडिशन के लिए थी। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आइडेंटिटी, जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं उसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी आइडेंटिटी बनी रहनी चाहिए। जैसे आपकी आइडेंटिटी है वैसे ही आपके जैसा कोई नहीं होगा, तो एक यूनिक पर्सन की तरह आप हैं तो आपकी आइडेंटिटी है, वैसे ही एलिमेंट्स की भी आइडेंटिटी खुद की होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो अगर हम सपोज करिए z लिए हैं, अब z की आइडेंटिटी हमें बरकरार रखनी है, मतलब हम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें z पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? ऐसा 1 है। 1 से आप मल्टीप्लाई करिए z को, z पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और z अपनी जगह पे बना रहेगा। मतलब कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? 1 है। ऐसे ही अगर आप 1 इंटू z करें तो भी वैल्यू क्या आएगी? z आएगी। कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है इसलिए। ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो ये है, जो जहां से फॉर्मूले निकल के आते हैं, ये है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। और ये है क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, अब इसको समझते हैं कायदे से। उससे पहले बोर्ड पे जितना लिखा है आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में। ठीक, अब देखिए जैसे एडिशन के लिए इनवर्स पढ़ा था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए इनवर्स होगा। अब सपोज करिए आपके पास एक z है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलना चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? ये 1 है। 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो z को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि वैल्यू 1 मिलने लगे? तो z को अगर हम 1/z से मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। z से z कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। समझ में आया? ऐसे ही अगर 1/z है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? z से मल्टीप्लाई करेंगे और z से z कैंसिल आउट होगा और वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। मतलब हमने पीछे भी ये चीज बताया और अब एक बार फिर से बता रहे हैं कि अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आनी चाहिए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। समझ में आया? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए, मिलनी चाहिए। प्रॉपर्टीज की बात करें, आगे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए, बहुत से नंबर के इनवर्स निकालने के लिए दिए जाएंगे। वो सब कैसे निकालेंगे अब वो सीखने जा रहे हैं। तो ये चीज आप दिमाग में नोट कर लीजिएगा। और एक चीज हम आपको और बता दें, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, z इंटू z इनवर्स इक्वल टू 1 इक्वल टू z इनवर्स इंटू z। बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/z को z इनवर्स लिखा जा सकता है। अब इसी प्रॉपर्टी को और कायदे से हम समझने जा रहे हैं, उससे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। इतने में हो जाए। चलिए देखते हैं क्या है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहां पे लिख रहे हैं, z सब आप इसी को हम सॉल्व करके थोड़ा सा कुछ और वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेट करेंगे z इक्वल टू a प्लस आई बी। तो z इनवर्स को हम 1/z लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। और z की वैल्यू a प्लस आई बी, तो 1/a प्लस आई बी होगा। नीचे आयोटा छोड़ते नहीं है, क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे, a माइनस आई बी, a माइनस आई बी। ऊपर क्या हो जाएगा? a माइनस आई बी और नीचे क्या फॉर्मूला बन रहा है? a प्लस आई बी, a माइनस आई बी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो आई बी का स्क्वायर होगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और वो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। अगर ये z a प्लस आई बी है तो z बार क्या होता है? कॉन्जुगेट जिसको आप बोलते हैं, a माइनस आई बी। और अगर z a प्लस आई बी है तो मॉड z क्या होता है? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
ये होता है। और अगर आप यहाँ से रूट हटाना चाहें तो क्या आ जाता है वैल्यू, मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? ये सारी वैल्यू यहाँ पे हम पुट करने वाले हैं, इसलिए अब बता रहे हैं। मतलब a माइनस आई बी की जगह पे हम क्या रख दे, z बार रख दे, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या रख दे, मॉड z का स्क्वायर रख दे। चलिए रखते हैं z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। समझ में आया? z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। अच्छा, ये वैल्यू इक्वल किसके है, ये वैल्यू z इनवर्स के भी इक्वल हम बोल सकते हैं, और z इनवर्स को 1 अपॉन z भी कहते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 अपॉन z इक्वल टू z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर, मॉड z का स्क्वायर। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z इंटू जेड बार इक्वल टू क्या आएगा, मॉड z का स्क्वायर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल के आई यहाँ से, और ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला आया जिसको आप यूज करेंगे क्वेश्चन में। दो इम्पॉर्टेंट चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपको। सबसे पहला, z इनवर्स आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। और सपोज करिए आप फॉर्मूला भूल गए, आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि z इनवर्स, इनवर्स का मतलब तो हर किसी को समझ में आता है, तो इनवर्स को हम 1 अपॉन z लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप उसमें 1 अपॉन z आपका गिवन होगा क्वेश्चन में, आप 1 अपॉन z करिए, z गिवन होगा, सेम यही प्रोसेस आप वहां पे अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर तब भी निकल के आ जाएगा। आप फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते हैं और 1 अपॉन z लिख के भी कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, मॉड z का स्क्वायर। हमेशा याद रहे, कहीं भी अगर z इंटू जेड बार आ गया तो क्या रख सकते हैं, मॉड z का स्क्वायर। मतलब मॉड z स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, z इंटू जेड बार। z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। ये अक्सर आंसर जब आप सॉल्व करते हैं किसी क्वेश्चन को तो बीच बीच में ये चीज आती है, वहां पे ये वैल्यू उठा के पुट करनी रहती है, इसलिए इस प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करके पूरा बताया गया है। आई होप आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी, और पीछे जितनी बताई गई हैं सारी प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट कहीं रहता है प्रॉपर्टी को लेके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर की जितनी प्रॉपर्टी थी बताई जा चुकी हैं, और आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट या फिर आप फॉर्मूले कह सकते हैं वो बताए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़ते रहिए, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।